नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेल एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों सीटेट जुलाई 2024 एग्जाम के लिए दोस्तों आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के इतिहास में। आपका ये कक्षा 7 का एनसीईआरटी है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अध्याय सेकेंड है। इस चैप्टर का नाम है नए राजा और उनके राज्य। ठीक है, इसके पहले हमने अध्याय फर्स्ट क्लियर किया था, जिसमें कि हजारों वर्षों में हुए परिवर्तन के बारे में आपको पता है। दोस्तों इसमें जो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, इसमें जो है आपके 7वीं शताब्दी से लेकर के जो है 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले जो प्रमुख राजवंशों के बारे में, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और हाँ, इसको जब पढ़ाएंगे तो कुछ हमने इसमें भी इंपॉर्टेंट हमने ऑलरेडी बना रखा है, जहाँ से सीटेट अक्सर क्वेश्चन करके पूछता है, उसको भी हम आपको टिक करवाएंगे, ताकि उस कम से कम उस टॉपिक को आपको ध्यान समझ लेना है, क्योंकि उसी से आपको या तो अजर्सन रीजन में क्वेश्चन पूछा, यानी कथन वाले में पूछा हुआ है। ठीक है, या फिर दोस्तों आपको डायरेक्ट आपके वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा हुआ है, हम आपको पढ़ाते ही आपको टिक करवा करके चलेंगे, उसको आपको बहुत ही ध्यान से देख लेना है। ठीक है, यानी दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड में, और चैनल पहली बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी जो है कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको सिंपल से काम करना होगा, या तो इसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप जाकर जुड़ सकते हैं। या फिर दोस्तों आप जो टेलीग्राम पर जो एक्सेलेंट एग्जाम सर्च करेंगे तो आप जो है आपको चैनल मिल जाएगा, यहाँ से जो है आप जो इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ताकि जितने भी क्लास चले सबका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ अगर हम बात करें तो कहानी शुरू होती है यहाँ से कि 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। ठीक है, और ये आपको एक मानचित्र ये दिखाया गया, कहता है कि मानचित्र फर्स्ट में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से लेकर के जो है 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो फिलहाल में इस चित्र को ध्यान में रखिएगा, जो इसमें मुख्य आपके राजवंश, जिसमें कि आपके चारमान हो गए, ठीक है, और आपके गुर्जर प्रतिहार हो गए, ठीक है, तो चंदेल हो गए, और खास करके जो है आपके चोल हो गए। ठीक है, इन सभी के बारे में जो है यहाँ पर दिखाया गया है, जहाँ से आपके सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि मानचित्र में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमान, जिसको हम लोग चौहान बोलते हैं, ठीक है, कि स्थान का निर्धारण आप यहाँ पर दिखाया गया है, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अब कहानी शुरू होती है यहाँ से इस चैप्टर की, कहता है कि नए राजवंशों का उदय, यानी कि नए राजवंशों का कैसे उदय हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बन सकते हैं उस पॉइंट को हम लोग देखेंगे। कहता है कि 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार जो है अस्तित्व में आ चुके थे। पिछले क्लास में यानी कि हमने एनसीईआरटी क्लास 6 जब इतिहास हमने पढ़ाया, तो उसमें आपको बताया था कि पहले जब मानव विकास कर रहा था, तो उस समय क्या हो रहा था कि राजा नहीं थे। राजा के पहले क्या था कि गाँव थे, तो गाँव में कुछ जो है सरदार चुने जाते थे। वह सरदार ऐसे होते थे जो कि हर तरीके से क्या होते थे, मजबूत होते थे, ताकि उन जितने भी उस गाँव के व्यक्ति उनका रख रखाव अच्छे से कर सके। ठीक है, तो अब वही सरदार वही चुने जाए जिसके पास क्या सब कुछ संपन्न हो, यानी कि उसके पास भूमि हो, सब कुछ उसके पास हो। ठीक है, तो वही कह रहा है कि उसमें भी आपके धीरे धीरे राज्य बने बिखरे, लेकिन कहता है क्या है कि 7वीं सदी या 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके, यानी इन्होंने अपना धीरे धीरे एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, और कहता है कि राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे, यानी कि राजा के अब ये भी मजबूर हो गए, क्योंकि ये पूरी तरीके से अपने अस्तित्व में आ चुके थे। पब्लिक इनका ही मतलब जो भी इनका एक ग्रुप होता था, तो राजा क्या करते थे कि इनको अपने यहाँ जो मातहत या सामंत के रूप में इनको मान्यता देते थे। ठीक है, और उनसे क्या उम्मीद रखते थे, ध्यान सुनिए, राजा उनसे जो उम्मीद रखते थे, तो कहता है उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें, यानी कि सैनिक भी सहायता वो प्रदान करें। कौन? जो भूस्वामी, जो मजबूत भूस्वामी थे या आपकी योद्धा सरदार थे जो कि पूरी तरीके से मजबूत थे, वह राजा उनसे बस यही चाहता था कि वो सामान के रूप में उनको मान्यता देते थे। ठीक है, राजा, और उनका राजा का ये कहना था कि आप जो है हमारे दरबार में हाजिरी लगाएं और हमें जो सैन्य सहायता भी प्रदान करें। आगे कहता है कि अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर, यानी पूरे मंडल का
महान स्वामी इत्यादि अपने आप ही क्या कर लेते थे, घोषित कर लेते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने पर दावा भी करते थे, यानी कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें राजा का कोई डर नहीं है। आगे इसी में कहता है कि इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। ठीक है, कहता शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट जो है प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, यानी कि हम आपका अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, उसे हराया और हिरण्यगर्भ यानी कि शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना छत्री न होती हुई भी छत्री के रूप में दोबारा छत्रीत्व प्राप्त कर लेगा। यह इस तरीके का यह जो होता था, क्या करते थे, पूजा पाठ या अनुष्ठान होता था। कौन सा, सोने का गर्भ नाम का। ठीक है, आगे कहता है कुछ अन्य उदाहरणों में हम उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया, यानी कि उनके पास ऑलरेडी पब्लिक थे, उनको वह सैन्य कौशल के रूप में इस्तेमाल किया राजशाही के लिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम जान सकते हैं कि कदम यानी कि कदम का मयूरमर्द और गुर्जर प्रतिहार जो थे वो हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। यानी ब्राह्मण क्या काम होता था, पूजा पाठ अनुष्ठान करने का, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो ये आपके गुर्जर प्रतिहार जो ये हरिश्चंद्र थे, ये क्या थे, जाति के ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने अपना कवच कुंडल रख दिया, यानी कि उन्होंने अपना पूजा पाठ छोड़ करके जो है उन्होंने परंपरागत पेशे को छोड़ करके शस्त्र उठा लिया, यानी कि योद्धा वाला काम करना शुरू कर दिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य जो है सफलतापूर्वक स्थापित भी कर लिए। कौन, हरिश्चंद्र, जो कि आपके ये गुर्जर प्रतिहार थे, जो कि ब्राह्मण थे। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि राज्यों में प्रशासन का क्या माहौल था, कैसे प्रशासन हुआ करती थी। आइए इसके बारे में लोग थोड़ा सा जानते हैं। कहता इन नए राजाओं में कईयों ने महाराजाधिकार यानी राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती या 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि इन सभी राज्यों को उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा जो है त्यागने के लिए मनाया जाता था या बाध्य भी किया जाता था, जैसा स्थिति होती थी वैसा किया जाता था। ठीक है, कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था और राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। यानी कर जो हमने आपको बताया था, कर की शुरुआत कैसे हुई, तो राजा को अपने राज्य को चलाने के लिए, अपने प्रजातंत्र को चलाने के लिए जो थी उनको कर लगाना पड़ता था। खास करके ये कर सबसे ज़्यादा किसको लगता था, किसानों, कृषकों को लगता था। ठीक है, उसका पशुपालकों, कारीगरों और व्यापारियों पर भी लगता था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उस पॉइंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, सीटेट में पॉइंट पूछा हुआ है कि 400 कर। आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कहता है तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है जो उसका नाम है आपका वेट्टी। याद रखिएगा, वेट्टी जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम। और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छालन डालने पर लगने वाला कर, खजूर ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख जो है यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अभी बहुत सारे पॉइंट हम आपको बताएंगे जो सीटेट में पूछा होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहीं थोड़ा सा घुमा फिरा कर नहीं पूछा हुआ है। ठीक, आगे कहता है कि ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्ग के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। ठीक है, संसाधन जो है वो उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारी मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। ठीक है, आगे कहता है
कि राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्य प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। यानी जो सामान्य व्यक्ति थे जिनका प्रभाव अच्छा खासा होता था पूरे मतलब कह सकते हैं एक तरीके गांव में, तो उन्हीं को जो है ये काम सौंपा जाता था। और कहता है और प्रायः वंशानुगत होती, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चली जाती थी। सेना में भी ऐसा होता था, कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे, यानी जो राजा के निकट संबंधी थे उन्हीं को ये दर्जा जो है वो सौंपा जाता था। ठीक है, आगे बात करते हैं, कहता है प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। ठीक है, प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। आइए इसके बारे में बात करें। प्रशस्तियां माने प्रशंसा करना। प्रशस्तियां मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना। ठीक है, यानी कि राजा की प्रशंसा करना। और राजा की प्रशंसा कौन करते थे, उनके राज दरबार में जो कवि होते थे वो काफ़ी करते थे। आइए देखते हैं, कहता है कि प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते थे जो शब्दतः सत्य नहीं हो सकते थे, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती थी कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। यानी कि वही जो कवि होते थे वही लिखते थे और वो राजा के बड़ाई करते थे। ठीक है, और कहते थे मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते हैं। यानी कि राजा को हम कह सकते हैं, जो वहाँ के राजदरबारी कवि थे वो राजा की बड़ाई करते थे कि राजा हमारे क्या हैं, राजा हमारे क्या है, एकदम शूरवीर हैं, विजयी हैं, महान योद्धा, इस तरीके उपाधि दिया करते थे। तो ये उनकी होगी प्रशस्तियाँ, यानी प्रशंसा। ठीक है, ये नॉट बट की उपलब्धियां, एक बार इसको स्क्रीनशॉट करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे कहते हैं कि राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। यानी कि जो प्रशस्तियां करते थे, जो राजा की प्रशंसा करते थे, जो ब्राह्मण जो कवि होते थे उनको राजा उनके बदले में उनको क्या देते थे, बवाई करने के बदले में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान पुरस्कृत करते हैं, यानी ज़्यादातर भूमि देते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। तो ये देख सकते हैं, एक ताम्र पत्र आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, कहते हैं थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह जिनमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का क्या है यहाँ पर उल्लेख मिलता है। ठीक है, जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े उन पर राजसी मुहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणित क्या है, दस्तावेज है। देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। अब देखते हैं ये पॉइंट आ गया कि भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था। तो कहता है यह चोलों द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के लिए तमिल भाग का एक अंश है। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के कि भूमि के बदले में भी आपको क्या क्या दिया जाता है। तो इसमें कहा गया कि हमने मिट्टी के मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ बनाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया। इस भूमि पर ये चीज़ है जैसे कि फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बाबी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदी, दलहनी जमीन, हौज, अन्नानागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी जिले, ये सभी जो है जिसे यह भूमि मिलती थी वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए कर वसूल सकता था। ठीक है, और इसमें और भी दिखाया गया कि पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूला जाता था। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माल पर बड़े कमरे बनवा सकता है और बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए वह नहर बनवा सकता है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी जो है बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। तो कुछ इस तरीके से इसमें दिखा गया है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट कहता है कि 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य की रचना गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास है। यानी कहता है 12वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े तौर पर जो संस्कृत काव्य की रचना की गई जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्लड़ नाम का एक रचनाकार द्वारा रचा गया। याद रखिएगा, इसे कल्लड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्लड़ ने अपनी वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों और प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न व अक्सर जो शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाया। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। ठीक है, अब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, धन के लिए युद्ध। ठीक है, तो
आपके 7वीं से लेकर के हम कह सकते हैं कि 12वीं ने इसके आगे भी जो है धन के लिए युद्ध होता था। चलिए, इसमें एक क्वेश्चन सीटी ने पूछा था इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। कहता है कि आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था, वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। यही तो एक राजा दूसरे राजा से लड़ाई करने के लिए यही तो करते थे। आगे कहता है कि एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र जो है गंगा घाटी में कन्नौज नगर था। ठीक है, गंगा घाटी में क्या था? कन्नौज नगर था, याद रखिएगा। या फिर हम आपको मानचित्र में दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं आपके मानचित्र में, ये देख सकते हैं यहाँ पर जो ये देखिए, ये गंगा घाटी, ये गंगा नदी के, ये गंगा के किनारे है, ये कन्नौज घाट, यही गंगा घाटी के किनारे ये कन्नौज जो था। ठीक है, इस चित्र में आप लोग देख लीजिएगा एक बार, जिसमें कहता है गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक जो है सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में किया था। किनके किनके पे? ये गंगा घाटी के किनारे जो कन्नौज नगर था, इसी को पाने के लिए गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों आपस में लड़ते थे। ठीक है, ये तीनों लड़ते, इसलिए त्रिपक्षीय संघर्ष इनको कहा जाता है। ठीक है, आइए हम आपको दिखा देते हैं मैप में फिर से एक बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यूपी में आपका हो गया कन्नौज, जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। इसको पाने के लिए इस पर जो है गुर्जर, प्रतिहार भी आप लड़ते थे, पाल जो है पाल वंश भी इसी पर आक्रमण करता था। ठीक है, और यहाँ से राष्ट्रकूट भी जो है इस पर आक्रमण करता था। ये तीनों आपस में लड़ते थे, किसके लिए? कन्नौज के लिए। इसीलिए इसको क्या कहा गया? त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में कहा गया। ठीक है, आगे कहता है कि जैसा कि हम देखेंगे आगे, कहता है शासकों ने बड़ी मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। यानी इस सदी में जो है राजा जो है, यानी जो बड़े शासक थे, वो मंदिरों का निर्माण करवाते थे और अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का इसमें प्रयास किए। ठीक है, आगे कहता, इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। ठीक है, यानी कि दोस्तों अब क्या था कि राजा इसमें अपना प्रदर्शन अच्छा खासा करने के लिए क्या करते? बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाते थे, उसमें सोना चांदी इस तरीके से जो है उसका मंदिर का निर्माण करवाते थे। ठीक है, जब एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था तो उसका मेन टारगेट क्या होता था? वो मंदिरों को निशाना बनाते थे और मंदिरों में जो कुछ भी होता था उसको लूट ले जाते थे, लूट लेते थे। और कभी कभी यह मंदिर जो बहुत ज़्यादा अधिक संपन्न होता था, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलती थी। अब इसी में एक पॉइंट आ जाए जो कि आपके सीटी में पूछा गया, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको हम कहेंगे इंपॉर्टेंट ही नहीं कहेंगे, इस पॉइंट को हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे। और सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, आप 2022 का भी सेट उठा करके देखेंगे, उसमें भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है, ध्यान समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, कहता है, ठीक है, कहता है कि अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद, नाम याद रखिएगा कि अफगानिस्तान का जो गजनी का सुल्तान था महमूद, ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध था। यानी किसे प्रसिद्ध था? वह राजाओं से लड़ता था और मंदिरों से क्या करता था? जो भी उसमें मंदिरों में जो भी सामान होते थे, जो भी सोना चांदी जो भी होता था, उसको क्या कर लेता था? लूट ले जाता था, इसीलिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहता है अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने सन भी याद रखिए, उसने 997 ईस्वी से लेकर के 1030 तक शासन किया। ये डेट याद रखिएगा। गजनी जो था वह क्या था? अफगानिस्तान का सुल्तान था। ठीक है, सुल्तान मीन्स राजा। उसने 1997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों जैसे ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर तक जो है यह विस्तार किया। ठीक है, आगे कहता है वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसके निशाना जो थे वो संपन्न मंदिर थे। यानी वो राजाओं से उतना उसका मतलब नहीं था, वो लड़ाई करता था और उसका निशाना टारगेट क्या होता था? संपन्न मंदिर होते थे, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लूट सके। ठीक है, तो कहता संपन्न मंदिर थे, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर फायदा उसको हुआ तो गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर था उससे ज़्यादा है। तो कहता जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, यानी कि महमूद जो धन लूट ले गया,
उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। अब ये पॉइंट याद रखिएगा कि वह जो महमूद जो मंदिर से जो धन उठा कर लूट कर लेकर गया, तो काम क्या किया, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ सीटेट पे कि वो जो गजनी जो धन मंदिरों से लूट ले गया, उठा ले गया, उसका क्या किया। तो उसका एक बड़ा हिस्सा गजनी में ही, यानी गजनी उसका एरिया था, ठीक है, तो गजनी में ही एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में क्या किया, खर्च किया। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था और यहाँ से भी। सुल्तान महमूद यानी वो लूट कर करता क्या था, और जो राजा से जो पब्लिक, जैसे कि राजाओं को भी अगर वो मार देता था, ठीक है, तो कई कह सकते हैं कि कई राज्यों को जब मिलाता था तो उनके पब्लिक के साथ वो कैसा बिहेव करता, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहता है कि सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था, यानी जो जिससे वो जिन राजाओं का राज्य जीतता था, तो उनके लोगों, जिन लोगों को जीतता था, उनसे वो कई बातें जानना चाहता था। ठीक है, और उसने अल बेरूनी, याद रखिएगा, अल बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। किसको, अल बेरूनी को। नाम याद रखिएगा, सीक्रेट क्वेश्चन पूछा गया। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम कह सकते हैं पॉइंट तो यही है, जितना हमने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, हाईलाइटर किया हुआ है। तो अल बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने के लिए काम सौंपा। कहता अरबी में, किस में लिखे, वो अरबी में लिखी गई उसकी कृति। अब ये शब्द, ये और नाम याद रखिएगा, नाम है किताब अल हिंद। अब नाम देखिएगा, अल बेरूनी ने क्या लिखा, किताब अल हिंद लिखा, अल बेरूनी अल हिंद लिखा। ठीक है, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से भी परामर्श किया, इसलिए किताब जो है अल हिंद क्या है, महत्वपूर्ण है। तो ध्यान में रखिएगा, इस चैप्टर का सबसे मोस्ट अगर हम कह सकते हैं तो यही वाला आपका ये पैराग्राफ है, इसको याद रखिए। इससे कई क्वेश्चन आपके या तो अभिकथन में पूछा गया या डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बना हुआ है, ये याद रखिएगा। ये याद करेंगे तो इससे क्वेश्चन आपके बनता है, फिर मिलेगा, फिर आप कर पाएंगे। ठीक है, आगे इसी में कहता है कि युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में जो थे वो चहमान भी थे, जिसको हम बाद में चौहान भी बोले, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे, यानी वो दिल्ली और अजमेर के क्षेत्र में शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम पूर्व की ओर अपने नियंत्रण का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। ठीक है, आगे कहता है कि चहमानों का प्रसिद्ध शासक जो था वो पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के नाम आप जानते होंगे। ठीक है, उनके बारे में बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, जिनका शासनकाल क्या था, 1168 से लेकर के 1192 तक चला। ठीक है, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को जो है मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक, अफगान का शासक था। ठीक है, मोहम्मद गोरी को सन 1191 में हराया, लेकिन मोहम्मद गोरी ने दूसरे साल 1192 में जो है पृथ्वी राज को क्या किया, हरा दिया। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। ठीक, इतना ही इसमें ध्यान में आपको पढ़ना था। बाकी अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो है आपके चोल राज्य। ठीक है, और नज़दीक से का हम एक नज़र इस पर करेंगे। चोल राज, ये आप मैप देखिए लीजिएगा, और ये जो चोल राज्य है भाई, ये देख सकते हैं, ये है आपका चोल राज्य। ठीक है, ये आपके किस में पड़ेगा, आपका केरल में पड़ेगा। कहाँ पर, केरल में पड़ेगा। ठीक है, केरल का एरिया लेकर के जो है ये है आपका चोल राज्य। आइए देखते हैं कहानी कहाँ से चोल राज्य का कैसे निर्माण होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कहता है कि उरैयूर से तंजावुर तक, ठीक है, उरैयूर से तंजावुर तक। अब ध्यान रखिएगा, ये अब देखिएगा, ये तंजावुर हो गया और ये हो गया आपका उरैयूर। ठीक है, तो कहता है उरैयूर से तंजावुर तक। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा इसका नाम क्यों है। कहता है चोल वंश सत्ता में कैसे आया, यानी चोल वंश सत्ता में कैसे बना। तो कहता है कि कावेरी डेल्टा में मुटियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी, यानी कावेरी डेल्टा में। ठीक है, अब कावेरी डेल्टा की अगर बात करें, देख सकते ये है आपके भाई कावेरी नदी, यहीं पर होता है आपका कावेरी डेल्टा। ठीक है, जहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है, तो कावेरी डेल्टा में जो है मुटिया नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की क्या है, एक छोटा सा सत्ता थी। ठीक है, वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महत थे। ठीक है, मातहत थे, यानी कांचीपुरम के जो है पल्लव राजा के। तो
तो देख सकते हैं यहाँ पर चोलपुरम। ठीक है, तो अब ध्यान सुनिएगा, आगे कहता है कि पल्लव राजाओं के क्या थे, मातहत थे। उरियार के चोलवंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। ठीक, कहानी शुरू होती है यहाँ पर, यानी जो ये डेल्टा में मुटियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की जो सत्ता थी वह कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। ठीक है, उरियार के, कहाँ के, उरियार के, याद रखिएगा, उरियार के चोलवंशी प्राचीन मुखिया। उरियार आप देख लीजिएगा, ये है आपका उरियार, ये है जगह उरियार। ठीक है, तो कहता है उरियार के चोलवंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय। ठीक है, कौन थे, विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां पर तंजावुर शहर और निशुंभसूदिनी देवी मंदिर भी बनवाया, यानी तंजावुर शहर यहाँ पर वह निर्माण। अब देखिएगा यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर उरीर में वह था, कहानी उरीर से, और ये देखिए तंजावुर में एक शहर का निर्माण कराया और वहाँ पर जो था वह निशुंभसूदिनी देवी का भी मंदिर बनवाया और यहीं से जो है चोल वंश का उदय हुआ। ठीक है, आगे कहता है कि विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए, यानी कि दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव। आइए देख लेते हैं मैप में, तो यहाँ देख सकते हैं आपका क्या, पल्लव और दक्षिण में आपका क्या था, आपके पांड्य, आपके देख सकते हैं इसके दक्षिण में क्या है आपका पांड्यन और उत्तर में क्या था आपका पल्लव था। ठीक है, उसको अपने राज्य का हिस्सा बना लिए। आगे कहता है कि राजराज प्रथम, नाम याद रखिए, राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 1985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र जो थे राजेंद्र प्रथम, ठीक है, राजराज के पुत्र थे कौन, राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। यानी श्रीलंका पर उसने गंगा घाटी, श्रीलंका और अपने क्षेत्र के दक्षिण और पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। इसके लिए जो है इस अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई आक्रमण करने के लिए। ठीक है, इस शासन काल में मंदिर और मूर्ति कला का भी इसमें बहुत ज़्यादा वर्णन मिलता है। ठीक है, तो कहता है यहाँ ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला, कहता है कि राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। ठीक है, आज भी आप देख सकते हैं चित्र में। आगे कहते चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। चोल वंश सबसे किसके लिए उत्पादन केंद्र थे, शिल्प के। ठीक है, याद रखिएगा। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, ठीक है, और संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। जैसे कि वहाँ पर हर तरीके से जो है आपके क्या हो गए, हम कह सकते हैं कि जीवन जीने का वहाँ पर उद्यम हो गया। ठीक है, इसके बाद कहते हैं मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट जो था वो कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम जो था वो सबसे प्रसिद्ध था। एक कांस्य प्रतिमा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थी। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं जो है भक्तों की भी बनाई गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इतना हो गया भाई आपके आप देख सकते हैं ये मंदिर और कांस्य मूर्ति कला के बारे में आपको हमने बता दिया। और इस राज्य में और क्या क्या होता था, अब बात कर लेते हैं इस राज्य में कृषि का क्या स्थिति थी, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कृषि के। तो कृषि और सिंचाई के बारे में जो है इस राज्य में क्या स्थिति थी, आइए उसके बारे में देखते हैं। कहता है चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में
ठीक है। कहता है चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए विकासों के माध्यम से संभव हुई हैं। आप मानचित्र में आप दो देखेंगे, अभी आपको दिखाएंगे। कहता है गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती थी। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं की पानी कृषि विशेषकर चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु, ठीक है, कहता है तमिलनाडु के किनारे तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुके, यानी जो चोल वंश का शासन था वो क्या था, ज़्यादातर क्या क्या आपका तमिलनाडु एरिया ही लेकर के था, ठीक है। तो कहता है तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी और 5वीं या 6वीं सदी में आकार ही इसके इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई, ठीक है। यानी कहता है कि 5वीं और 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगल को साफ किया जाता था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए कटिबंध बनाए जाते थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी, ठीक है। आगे इसी में अब देख सकते हैं ये प्रतिमाएं, ये चित्र जो आपको फिगर में दिया ये देख सकते हैं। कहता है कि 9वीं शताब्दी तमिलनाडु एक जल द्वारा हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे, ठीक है। आगे कहता है कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों पर बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। और कहता है स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती थी, जैसे श्रम संसाधनों व्यवस्थित करना, इन कामों की देख रेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसा किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इस गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। आगे थोड़ा छोटा सा पॉइंट कहता है कि साम्राज्य का प्रशासन कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट कहता है कि प्रशासन किस प्रकार संगठित था। कहता है कि किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, याद रखिएगा, ठीक है। यानी इस साम्राज्य में किसानों की बस्तियों को क्या कहते थे, उर कहलाती थी। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई, यानी जो किसानों की बस्तियाँ थी वह सिंचित खेती के साथ बहुत संपन्न हो गई, बहुत समृद्ध हो गई। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता है। यानी कि जो किसानी बस्तियां होती थी, जो पूरी तरीके जो उर कहलाती थी, और ये उर जो खेती के साथ बहुत ज़्यादा संपन्न हो गई, तो इन समूह को नाडु कहा गया, ठीक है। और ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे, ठीक है। और नाडु आएगा तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब एक शब्द आता था वेल्लाल जाति, ठीक है। वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। ये वेल्लाल जो जाति था, ये क्या होता था, ये बहुत ज़्यादा विकसित था। तो यही कहता है कि वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार, जो चोल सरकार जो राजा थे और सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। ये जो वेल्लाल जाति थे वो नाडु के कामकाज में इनका अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मूवेंद्रवेल यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वेलल या किसान या और यार यानी कि प्रधान जैसे उपाधियां दी और उन्हें जो है केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी क्या करे, सौंपे, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, उसको ध्यान में रखिएगा। और हाँ, ये सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आपके 2022 में पूछा हुआ है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ, इससे कुछ भी अंतर नहीं किया। कहता है भूमि के प्रकार। अब कहता है कि चोल अभिलेखों में भूमि के विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, कहता है इसमें 2022 में दिया था, कहता है सही मिलान कीजिए, ठीक है। कहता है कि वेलन वगाई, इसका किससे संबंध होगा, तो वेलन वगाई जो था वो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। यानी कि वेलन वगाई जो थी वो गैर ब्राह्मण किसान की क्या होती थी, भूमि होती थी, याद रखिएगा। ब्रह्मदेव ये जो होती थी ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती थी, ठीक है। और शाला भोग जो होता था, ध्यान सुनिएगा, शाला भोग जो होता था वह किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए
दी गई भूमि होती थी। याद रखिएगा, शाला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि, ब्रह्मदेय जो होता है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती थी, और विलन वगाई जो होती थी वह गैर ब्राह्मण किसानों स्वामी की क्या होती थी, भूमि होती थी। ठीक है, आगे कहता है कि देवदान तिरुनमटुकनी, ये मंदिर को उपहार में दी गई भूमि थी, इसका नाम याद रखिएगा। और पल्लीचदम, और जो था पल्लीचदम जो था वो जन स्थानों को दान दी गई भूमि। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था कि सही मिलान कीजिए, ये नाम दे रखा था किस प्रकार की भूमि किसको दी गई थी और उसके बारे में दिया गया था, मिलान करना था। ये 2022 से क्वेश्चन पूछा गया, इसको ध्यान में रखिएगा, ये फिर पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। कहता है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ, परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई। ठीक है, आगे कहता है कि ब्राह्मण जो थे वो ब्रह्मदेय की देख रेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत शक्तिशाली बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इसके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थरों की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। आगे कहता है कि तमिलनाडु के चिंगलपूट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिर इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम ताल पत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। यानी इस तरीके से कामकाज होता था। ठीक है, अभिलेख और लिखित सामग्री ही एक बार अगर पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट है तांग वंश के युग का चीन। ठीक है, यानी चीन के बारे में कहता है कि चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक यानी 7वीं से 10वीं सदी तक चला, सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी, कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलाव के साथ 1911 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं से यह व्यवस्था किन मायने में भिन्न आप समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। जहां से क्वेश्चन बन सकता था इस चैप्टर से वो ऑलरेडी हम उसको आपको कह सकते हैं कि आपको अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। उसको हमने आपको बता दिया कहाँ से क्वेश्चन इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछे गए, उनको आपको ध्यान में रख लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।